हेलो नमस्कार प्यारे साथी। ईगल स्टडी पावर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथी, आज लगभग 20 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपका जो जल वाला पोर्शन है एक तो वो कंप्लीट हो जाएगा। एक सभी वन्य जीव अभ्यारण्य में आपके लिए आज विशेष प्रकार से लेकर आए वन लाइनर क्वेश्चन, उसको भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहना। और अगर आप वास्तव में रोजाना प्रैक्टिस शेट को लेते हैं तो आई थिंक आपका जो नॉलेज है बहुत ही बेहतर होता जा रहा है। ठीक है ना, आप मनते जा रहे हो ईवीएस के इस प्रैक्टिस शेड्यूल से। ठीक है, तो पहले साथ ही बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल फैला हुआ है। मतलब पृथ्वी के कुल कितने भाग पर जल है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 29%, सेकंड ऑप्शन है 71%, थर्ड ऑप्शन है 30% और फोर्थ ऑप्शन है 78%। तो प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। क्या है? जल है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं पानी है। क्या कह सकते हैं? पानी है। ठीक है, क्योंकि पानी और जल में फ़र्क होता है। पानी होता है जैसे कि गंदा होता है और जो जल होता है वो शुद्ध पीने योग्य होता है। इसलिए लिखा होता है पेयजल। क्या लिखा होता है? पेयजल। ठीक है ना, हिंदी भी क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथियों। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब आपको बता दूं जो स्थल है वो 29% में। ठीक है, पृथ्वी के कुल 71% भाग पर तो जल है और 29% भाग पर क्या है? जो स्थल है। ठीक है प्यारे साथी, बात करते हैं आज सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। जो कथन गलत है उसका आपको चयन करना है। ठीक है, कथन फर्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है। कौन से? उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में, चलो इसका जो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। और ऑप्शन सी है, पृथ्वी की पृथ्वी का कुल भाग है ना वो 29% स्थल है। तो ये तो अभी अभी हमने देखा है। ठीक है, और भारत में विश्व की कुल जो जल संसाधन है उसका 10% हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, देखिए एक तो ऑप्शन ये है, जो हम सौरमंडल पढ़ते हैं उसमें भी पृथ्वी दे रखी है और जो जल वाला पोर्शन आता है उसमें भी चीज़ें हमें पूछी जाती है। तो इन दोनों को कंबाइंड करके मैं ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में वास्तव में स्थल की अधिकता है। ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर जल की अधिकता बहुत ज़्यादा है। ठीक है परिस्थिति, और पृथ्वी पर 29% स्थल ही है और 71% क्या है? जो पानी है, खारा पानी, जल हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और भारत में विश्व की जो कुल जल संसाधन है उसका मात्र और मात्र प्यारे साथी 4% हिस्सा ही पाया जाता है। कितना? 4% हिस्सा ही राजस्थान में पाया जाता है, सॉरी भारत में पाया जाता है। ठीक है प्यारे साथी, आई थिंक इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, कितना प्रतिशत? ये 10 नहीं है प्यारे साथी, 4 है। कितने हैं? 4%। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि विश्व की कुल जो जनसंख्या है वो भारत में कितना प्रतिशत निवास करती है, तो आपको आंसर देना कितना? 17.5। कितने? 17.5। ठीक है, ओके। ये तो है जनसंख्या और ये है जल संसाधन। ठीक है, और इससे भी कम है भूखंड। तो भूखंड कितना है प्यारे साथी? 2.7%। 2.7% भूखंड है, 4% जल संसाधन है और 17.5 क्या है प्यारे साथी? यह है जनसंख्या। देखिए जनसंख्या का तो बहुत बड़ा हिस्सा है, भूखंड बहुत छोटा है और जल संसाधन हमारे पास बहुत ही कम है प्यारे साथी। ठीक है ना, तो आई थिंक ये चीज़ आपके बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्यारे साथी, आप ईगल स्टडी पावर के इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है प्यारे साथी, बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। भारत को प्रति वर्ष वर्षा से जल प्राप्त होता है कितना घन किलोमीटर? कितना घन किलोमीटर भारत को वर्षा से जल प्राप्त होता है प्यारे साथी? तो इसका जो ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो प्यारे साथी ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। 4000 घन किलोमीटर भारत को वर्षा से प्रति वर्ष प्राप्त होता है। ठीक है ना, और इसका जो धरातलीय है ना भाग, धरातल और भूमिगत, वो है 1869 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घन। ठीक है ना, और इसका ओनली फॉर 60% भाग ही मानव के उपयोगी है। कितना है? इसका केवल 60% भाग ही मानव के लिए उपयोगी है प्यारे साथी। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो रही है। बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है 3 नंबर क्वेश्चन का। और 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी पर कुल महासागर हैं
देखिए महासागर कितने हैं ये आपको आंसर देना है। महाद्वीप और महासागर में भी आप कंफ्यूज होते हैं तो ये बहुत थोड़ी बात अच्छी नहीं लग रही कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो देखिए महासागर कितने मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5। कितने वर्ड हैं, कितने अक्षर इसके, 5 है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो फर्स्ट थर्ड है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं ये आपके सामने मैंने सीरीज बनाई है, और इंग्लिश के नेम भी है, थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये ऑप्शन देकर पूछ लिया ना फिर भी दिक्कत हो जाएगी। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ठीक है, और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर, और आर्कटिक महासागर, और अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर, ठीक है, इसे अंटार्कटिक ओशन कहते हैं। तो ये कुल 5 आपके सामने महासागर है, और महाद्वीप 7 हैं। तो इसको भी आप देख लें, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्या, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है प्यारे साथी। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। देखिए बिल्कुल हम बेहतरीन तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। ये आपके सामने पूरे क्या है, ये अभ्यारण्य प्यारे साथी, क्या है, अभ्यारण्य, ठीक है। इनको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे, कतई टेंशन ना लेवे आप। और बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर है। कौन सा है प्यारे साथी, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्लियर है प्यारे साथी। कौन सा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। विश्व रेखा पर जो प्रशांत महासागर है उसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर है विश्व रेखा, यानी भूमध्य रेखा पर। ओके, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा महासागर भी कौन सा है, प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर है प्यारे साथी, ठीक है ना। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से निकल के आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का जो कुल भूभाग है ना उसके कितने भाग पर प्रशांत महासागर अकेला फैला हुआ है, आधे भाग पर, 1/4 भाग पर, या फिर 1/3 भाग पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथी आपको बता दूं, लगभग 1/3 भाग पर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का जो 1/3 भाग है ना, 33%, उस पर क्या फैला हुआ है, प्रशांत महासागर है। क्या है, प्रशांत महासागर फैला हुआ है, ठीक है प्यारे साथी। जो ऑप्शन कौन सा, जो सी है ना बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। एस आकार, इस आकार में कौन सा महासागर फैला हुआ है। आप एक बार है ना खुद मानचित्र को उठाना और वहाँ पर इन चीज़ों को ढूंढना, तो मैं कहता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर हिंद महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर। तो प्यारे साथी जो अटलांटिक महासागर ना वो इस आकार में फैला हुआ है, और ये पृथ्वी के लगभग 1/6 भाग को घेरता है। कितने भाग को, 1/6 भाग को घेरता है। इसकी एक और खासियत है, इस महासागर के जो तट रेखा ना वो बहुत कटी फटी है, कटी छंटी है, मतलब पूरा महासागर है ना कहीं इस तरह से घिरा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है ना, जो अच्छे व्यापार के लिए अच्छे बंदरगाहों का विकास हुआ है। ओके, तो व्यापार की दृष्टि से भी सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है प्यारे साथी। और बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा महासागर 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ है। ऐसा कौन सा महासागर हो जो 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ है। देखिए आपके लिए आरबीएससी की जो बुक है ना उसके नोट्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। जब तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। आप बने रहेंगे सीरीज के साथ। 100+ प्रैक्टिस सेट अगर आपको हर रोज़ चाहिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें प्यारे साथी, ठीक है। उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। कौन सा महासागर 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर। कौन सा, हिंद महासागर है ना वो 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ है प्यारे साथी, ठीक है ना। देखिए उत्तर में आ जाता है इसका क्या, एशिया, क्या एशिया आ जाता है, और पूर्व में ऑस्ट्रिया, और जो पश्चिम में वहाँ पर अफ्रीका वगैरह आ जाते हैं प्यारे साथी, ठीक है ना। देखो पश्चिम अफ्रीका बता दिया, पूर्व में ऑस्ट्रिया बता दिया, और जो उत्तर है, उत्तर में क्या है, एशिया है। क्या है प्यारे साथी, एशिया है। तो जो हिंद महासागर है वो 3 ओर से इस तरह से गिरा हुआ महासागर है प्यारे साथी, ठीक है ना। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यारे साथी।
एक मिनट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। असुमेलित का चयन करना आपको, ठीक है। देखिए एक तरफ आपको दे रखे हैं नाम, जो नाम किन से हैं आप कमेंट कर सकते हो मुझे। ये भारत की प्रमुख पर्वतारोहियाँ हैं, महिला पर्वतारोही है, और उनका एक तरफ से मतलब राज्य दे रखा है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक ना। तो अंशु जामसेपा अरुणाचल प्रदेश, मालावत पूर्णा तेलंगाना, सुषमा कौशिक हरियाणा और बछेंद्री पाल असम। तो प्यारे साथी कमेंट करें इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपको बता दूं जो बछेंद्री पाल है वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है यूके से। कहाँ से, यूके से। और असुमेलित कथन यही है, ठीक है ना, ये असम से नहीं, ये यूके से बिलोंग करते हैं, यानी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने 1984 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। 1982 में मैंने आपको बताया था जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है वो उत्तराखंड में ही है ना, प्रशिक्षण संस्थान है। ओके, वहाँ से इन्होंने प्रशिक्षण लिया था और 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया था। देखो माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखने वाली ये भारतीय महिला है, भारत की पहली महिला है, और विश्व की कौन सी है, 5वें नंबर की महिला है, ठीक है परिस्थिति। ओके, उनको मैंने आपको बताया कि पद्म श्री अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और वर्तमान में ये टाटा जो स्टील है ना वहाँ पर कार्यरत है, ठीक है परिस्थिति। तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल क्लियर है। अब सुषमा कौशिक कौन है, ये तो हरियाणा से ही है, ठीक है ना, सुषमा कौशिक। इन्होंने क्या किया था, ये हरियाणा से बिलोंग करती है। ये पति विकास कौशिक के साथ, जो इनका पति है विकास कौशिक, उनके साथ माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र के दंपति हो गई है। कौन, देखो एक तो सुषमा कौशिक और हरियाणा का ना इनके पति है विकास कौशिक। इनको लेकर ये कहाँ चले गए, ये तो माउंट एवरेस्ट पर हनीमून की तरह ले गए, क्योंकि शादी हुई वो चले गए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, दंपति के रूप में सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले ये पहले बन गए, ठीक है ना मेरे साथी। और मालावत पूर्णिमा नहीं है, मालावत पूर्ण है प्यारे साथी, ठीक है ना। तो ये तेलंगाना से बिलोंग करते थे, मैंने आपको ये चीज़ बताई, कहाँ से, तेलंगाना से ही बिलोंग करते थे, ठीक है ना। और इनका जन्म हुआ था 2000, कब हुआ था, 2000। मैंने ये चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई। और 2014 में जब ये 13 वर्ष के थे, है ना, तो तब इन्होंने क्या कर लिया था, माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। और सबसे कम उम्र की ये लेडीज़ बन गई, मतलब एक बालिकाएं माना 14 वर्ष की जो बालिकाएं तो होती है, ठीक है, 13 वर्ष और 11 माह की थी तब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। मालावत पूर्ण, ठीक है ना। अंशु जामसेपा ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, हाँ अरुणाचल प्रदेश, अंशु जामसेपा अरुणाचल प्रदेश। ओके, 5 दिन में लगभग 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली विश्व की पहली और भारत की एकमात्र महिला बनी है अंशु जामसेपा। ओके, तो ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है प्यारे साथी। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन है असुमेलित का आपको चयन करना है। सरदार समंद झील कहाँ पर है, पाली में। नवलखा झील कहाँ है, बूंदी में। गैप सागर कहाँ है, भरतपुर में। और कालखा सागर ये कहाँ है, दौसा में। तो प्यारे साथी जो गैप सागर झील है ना वो भरतपुर में ना होकर कहाँ पर है, डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर में प्यारे साथी, कहाँ पर है, डूंगरपुर में, ठीक है ना। देखिए अगर आप मेरा हौसला बढ़ाते हैं तो मैं आपका ईवीएस का पोर्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दूंगा। आप कतई टेंशन ना लें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के शानदार नोट्स आपके लिए मतलब बना रहा हूँ। तो उनका फिर आपको रिवीजन स्टडी आपको टेलीग्राम पर वो चीज़ें दी जाएगी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें प्यारे साथी। हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। और 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या हो गया, क्वेश्चन कह रहा है चंबल नदी परियोजना में किन 2 राज्यों का और कितना प्रतिशत हिस्सा है। चंबल नदी परियोजना, इसमें किन 2 राज्यों का हिस्सा है और कितना है वो हिस्सा, ठीक है ना। तो राजस्थान एमपी, राजस्थान गुजरात और राजस्थान हरियाणा। तो पहले साथी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस राज्य के साथ संबंध बनाते हुए चंबल नदी परियोजना चल रही है राजस्थान की तरफ से, ठीक है ना। तो पहले साथी ये है राजस्थान और एमपी। कौन सा है, एक तो है राज और एक एमपी, ठीक है, राजस्थान और एमपी। अब इन दोनों का हिस्सा कितना कितना है, तो पहले साथी ये है 50, ये है 50, इसका 50% इसका आधा आधा है, मतलब ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब आपसे पूछे इसकी शुरुआत कब हुई, तो आपको आंसर देना 1953 में। कब हुई थी, 1953 में हुई थी चंबल नदी परियोजना की। ओके, ठीक है, और इस पर बांध भी बने हुए हैं,
ठीक है। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो रही है। और जो बिजली उत्पादन होगी प्यारे साथी, वो भी 50% भाग ही राजस्थान लेगा और 50% भाग ही कौन लेगा, एमपी लेगा, ठीक है ना प्यारे साथी। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में, 3 चरणों में हुआ था। और इस पर 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से हैं, 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, एमपी में। कौन सा, गांधी सागर बांध कहाँ पर है, एमपी में है। और बाकी 3 राजस्थान में हैं। जो राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर है वो कहाँ है, कोटा में है। और जो कोटा बैराज है वो भी कहाँ पर है, कोटा में है, ठीक है ना। जो कोटा बैराज है ना, वो ओनली फॉर किसके लिए, सिंचाई के लिए। और बाकी 3 है ना, उनसे बिजली उत्पादन भी होती है प्यारे साथी, ठीक है ना। तो 4 बांध बने हुए। आई थिंक ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो रही है। और अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। माही बजाज सागर परियोजना से उत्पन्न बिजली का संपूर्ण उपभोग कौन सा राज्य करता है, ठीक है। तो माही बजाज सागर परियोजना किन 2 राज्यों के सहयोग से चल रही है। तो आपको आंसर होना चाहिए, एक तो अपन का प्यारा राजस्थान है और एक गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है प्यारे साथी, ठीक है ना। तो इन दोनों का परसेंटेज कितना है, क्या बता सकते हैं आप। इन दोनों का जो भाग है प्यारे साथी, देखिए पानी में तो है इनका 45% राजस्थान का है और गुजरात का है 55%। कितना, 55% गुजरात का है और राजस्थान का कितना है, 45% है पानी का, ठीक है ना। जबकि जो बिजली है ना, वो बिजली का संपूर्ण उपभोग राजस्थान ही करेगा। कौन सा करेगा, कौन सा राज्य करेगा, राजस्थान राज्य ही करेगा। लगभग 140 मेगावाट जो बिजली उत्पन्न होती है इस बांध से, वो राजस्थान ही यूज करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई। ओके, इस पर एक बांध बना हुआ है कडाना बांध, वो कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, कडाना बांध कहाँ पर है, गुजरात में जी। कहाँ पर है, गुजरात में है प्यारे साथी, जी जे लिख दो गुजरात, ठीक है। और माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। कहाँ पर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई है। देखिए अब क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आता है। राजस्थान की लाइफ लाइन से क्वेश्चन आ गया। इंदिरा गांधी नहर का प्रारूप कब तैयार किया गया, 1948 की बात है, 1952 की बात है, 1954 की है या फिर 1958 की है प्यारे साथी। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया था 1948 को। कब, 1948 को, ठीक है। 1948 की बात है प्यारे साथी। किसने तैयार किया था, तो आपको आंसर देना है कंवर सेन। किन्होंने, कंवर सेन ने किया था। ये एक इंजीनियर थे, कंवर सेन ने, ठीक है ना, इसका प्रारूप तैयार किया था। देखिए इसके 10 साल इसके 10 साल बाद में इसकी आधारशिला रखी गई, है ना। देखो 1948 में क्या हुआ, इसका प्रारूप तैयार किया गया। और 1958 में, कब, 1958 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इनकी आधारशिला रखी गई। क्या, आधारशिला रखी गई, ठीक है ना। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इनकी आधारशिला रखी गई प्यारे साथ, ठीक है ना। शुरुआत में इसका नाम था राजस्थान नहर। क्या था, राजस्थान नहर। क्या था, क्या नाम था, राजस्थान नहर। जबकि अब है इंदिरा गांधी नहर। ये नाम कब परिवर्तित किया गया, तो 2 नवंबर, कब, 2 नवंबर 1984 को, 2 नवंबर 1984। और 1984 में ही इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, ठीक है मेरे साथी। आई थिंक ये चीज़ भी आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। हरित पाठशाला कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, ये आपको मतलब बताना है कि भाई असम्मिलित कौन सा है, ठीक है ना। और भामाशाह सम्मान समारोह, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और निरोगी राजस्थान अभियान। तो प्यारे साथी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्या ये चीज़ याद आ रही है आपको, मैंने कुछ बताया था आज से लगभग 2 दिन पहले उस प्रैक्टिस शीट में, कि हरित पाठशाला जो कार्यक्रम है वो 24 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था। कब हुआ था, 2019 को शुरू हुआ था। मतलब विद्यालय परिवेश में पेड़ पौधों का मतलब जो संख्या है उसको बढ़ाना, 2019 की बात है। कब की, 2019 की। क्या 24 अप्रैल में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आपको असम्मिलित का चयन करना है। इसमें भी क्या है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो डॉक्टर सलीम अली है, सही बात है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साकला है। और रेल बाबा किशन लाल सोनी है क्या, और कैमल मैन, इन दो में आप कंफ्यूज हैं। तो रेल बाबा तो किशन लाल सोनी ही है, ठीक है ना। जबकि जो कैमल मैन है वो कौन है, तो अशोक टाक। कौन है, अशोक टाक है कैमल मैन। कौन है जी, अशोक टाक, ठीक है, अशोक टाक, ठीक है ना। वो कौन है, कैमल मैन है प्यारे साथी। ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साकला,
रेल बाबा किशनलाल, बूंदी को रेल से जोड़ने का जो श्रेय जाता है वो किशनलाल सोनी को जाता है। और कैमल मैन कौन है, जो अशोक टाक कौन है, अशोक टाक, ठीक है ना। अब हम आपसे बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख वन्य अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। पैसे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे, तो वीडियो शानदार तरीके से देखते रहिएगा। बस फटाफट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, जैसलमेर बाड़मेर, कहाँ पर है, जैसलमेर बाड़मेर में है। पैर साथी गोडावण चिंकारा, गोडावण चिंकारा खेजड़ी भी यहाँ पर है, और रोहिड़ा भी आपको मिल जाएगा। पैर साथी जो राज्य प्रतीक है वो लगभग एक साथ यहाँ पर मिल जाते हैं। रोहिड़ा है, चिंकारा है, सेवण घास पाई जाती है, कौन सी, सेवण घास पाई जाती है। और पीवण सांप जो बहुत ही जहरीला होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। गोडावण की शरण स्थली क्या है, गोडावण की शरण स्थली है। और गोडावण को कब घोषित किया गया, तो 1981 कब, 1981 को गोडावण को राज्य पक्षी के रूप में स्वीकारा गया। ऑडिप्टिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। और प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहा जाता है, गोडावण को कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत कब से की गई है, तो 5 जून 2013 से। गोडाउन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 2014 में। कब आया था, 2014 में। आई थिंक यहाँ पर आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो देखिए मैं MCQ बना सकता हूँ चाहूँ तो, बट मैं इस प्रकार से चीज़ें लगा रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जा सके। सर इसका मरु उद्यान अलवर 1955 में बना था, ठीक है ना। करास का वे कनक जो कनकवाड़ी है ना, कनकवाड़ी उस पठार पर बना हुआ है ये मरु उद्यान। राष्ट्र सरिस का मरु उद्यान ही, सरिस का उद्यान ही मानिए साथियों, मरु उद्यान नहीं है, ठीक है ना। और राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना यहाँ से शुरू हुई, कौन सी, सरिस का बाघ परियोजना, ठीक है। तो फर्स्ट कहाँ से हुई और कब हुई, और इंडिया में कब हुई, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही मैंने कितनी ही बार रिवाइज कर दी इन चीज़ों को, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप थोड़ा बहुत खुद कष्ट करें, ठीक है ना, और मुझे कमेंट में ये चीज़ बताएं। तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स है, फर्स्ट वाली कौन सी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। बात करते हैं प्यारे साथी मुकुंदरा हिल्स, तो कोटा और चित्तौड़गढ़ में तीसरी बाघ परियोजना है। और आहू और काली सिंधी कौन सी, आंसू नहीं जी, आहू और काली सिंधी जो नदी है, ठीक है, वहाँ पर है। अब देखिए इनका संगम पर है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, घड़ियाल ज़्यादा है। गागरोन नहीं तोता, गागरोन दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अबली मिनी का महल भी कहाँ पर है, मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़गढ़ में ही है, ठीक है ना। बात करते हैं 4 नंबर, तो स्वई मानसिक जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, स्वई माधोपुर में। कहाँ पर है, इसको जयपुर टिक मत कर देना, ये स्वई माधोपुर है। केला देवी करौली में, कहाँ पर है जी, केला देवी करौली में, ठीक है ना। बात करते हैं 6 नंबर की, कुंभलगढ़ ये कहाँ पर है, उदयपुर में है। फुलवारी के नाल ये भी उदयपुर में है। सोम नदी, ठीक है, यहाँ से प्रवाहित होती है। और टोडगढ़ रावली ये अजमेर पाली वाले क्षेत्र और राष्ट्रमंडी को सीमा साइड टच करती है इसको, टोडगढ़ रावली को। बात करते हैं 29 नंबर, 29 नंबर है, 9 नंबर है सीतामाता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। सागवान वन हेतु प्रसिद्ध है, कौन सा वन ज़्यादा होता है, सीतामाता सागवान वन, ठीक है ना। लव कुश के जो गर्म और ठंडे पानी के झरने हैं वो भी यहाँ प्रवाहित होते हैं। जाखम नदी एवं जाखम बांध भी यहाँ पर निर्मित है प्यारे साथी। तो सीतामाता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है। बात करते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, मेज नदी यहाँ से निकलती, कौन सी, मेज नदी। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें बाघ परियोजना के अलावा भी बाघ देखे जाते हैं, मतलब कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, फिर भी यहाँ पर बाघ विचरण करते हुए देखे जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर बाघ वहीं मिलते हैं जहाँ पर इनको विशेष प्रकार की सुविधा दी जाती है, इनके विशेष प्रकार के संरक्षण के लिए उपाय किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वरना इनकी तस्करी बहुत ज़्यादा होने का डर रहता है प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो रणथंभौर के जो बाघों का जच्चाघर भी कहा जाता है किसको, रामगढ़ विषधारी जो बूंदी वाला है उसको स्वयं माधोपुर है, उसे हमें बाघ जिला कहते हैं। और MP जो हमारी स्टेट है उसे राजस्थान का बाघ राज्य कहा जाता है, क्योंकि लगभग 33% बाघ है ना वो MP में निवास करते हैं, MP में रहते हैं, ठीक है प्यारे साथी। भारतीय बाघों अगर आप उससे पूछे तो सर्वाधिक अनुकूलित जगह है बाघों के लिए वो रणथंभौर है, ठीक है। जम्मू और रामगढ़ ये कहाँ पर है, जयपुर में धोक वनों के लिए प्रसिद्ध है। धोक वन ज़्यादा कहाँ पर है, जम्मू और रामगढ़ जयपुर में। और माउंट आबू सिरोही जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, गुरु शिखर इसी अभ्यारण्य में है। और कारा घास है, कौन सी, कारा घास ये कौन सी घास है, हम आपको बता देंगे कौन सी घास यहाँ पर है माउंट आबू, अगले में ले आएंगे, ठीक है। माउंट आबू सिरोही में जंगली मुर्गे जाता है
और जो गुरु शिखर इसी अभ्यारण्य में, ठीक है। और नक्की झील है ना, वो सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील भी वहीं पर है, जो ठंड में अक्सर जम जाया करती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 13 नंबर की, तो चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो राजस्थान, MP, UP, ये तीन राज्यों को टच करता हुआ, उन 3 राज्यों में बनाया हुआ क्या है, एक अभ्यारण्य है जो राजस्थान के भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, स्वयं मधुपुर, कोटा के सीमा तक को टच करता है। राजस्थान का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य जहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। राज्य का एकमात्र अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य भी हो गया, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप थोड़ा सलीके से रखेंगे तो आई थिंक कतई नहीं भूल पाएंगे। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है जी, कहाँ पर है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है जी। और राणा प्रताप सागर बांध भी यहीं पर है। चंबल और ब्राह्मी नदी का संगम भी यहीं पर है प्यारे साथी। बंद बारेटा जो भरतपुर में है, कहाँ पर है जी? बंद बारेटा भरतपुर परिंदों का घर और झरखों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? झरख होता है, झरख, उनके लिए फेमस कौन है? बंद बारेटा भरतपुर वाला, ठीक है ना। बस्सी कहाँ पर है जी? चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। अरावली में विंध्याचल के संगम पर बना हुआ है। जंगली बघेरों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? बस्सी वाला। कौन सा है? बस्सी वाला। तो जंगली बघेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बस्सी वाला, ठीक है, बस्सी अभ्यारण्य, ठीक है। बात करते हैं प्यारे साथी जवाहर सागर कोटा, कहाँ पर? जवाहर सागर कोटा, घड़ियालों का प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ, गेपनाथ मंदिर और गडरिया महादेव और कोटा बांध इसी पर है प्यारे साथी। आप ईगल स्टडी पावर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पिछले जो शानदार वीडियो हैं एक बार आप अवश्य देखें, बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है, ठीक है प्यारे साथी। बात करते हैं 18 नंबर के शेरगढ़ बारा, परवन नदी यहाँ से गुजरती है। शेरगढ़ दुर्ग है यहाँ पर। और सांपों के संरक्षण, देखो है तो नाम तो शेरगढ़ है, पर सांप ज़्यादा पाए जाते हैं और सांपों के संरक्षण स्थली है, ठीक है ना। चिरोजी के वृक्ष यहाँ मिलते हैं। 19 नंबर है जयसंबंध उदयपुर, बघेरों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयसंबंध उदयपुर को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। और रूठी रानी का महल भी यहीं पर बना हुआ है। रूठी रानी का महल भी यहीं पर बना हुआ है, ठीक है ना। नाहरगढ़ जयपुर चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। और राज्य का प्रथम, देश का दूसरा जैविक नहीं, राज्य का प्रथम है। ये आप इसको ऐसे मत करो, ये राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान है। कौन सा है? राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान है प्यारे साथी। कौन सा है? राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान है। और राजस्थान का जो पहला है ना, वो कौन सा है? बियर सेंटर। राज्य का पहला, देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर। कौन सा? बियर रेस्क्यू सेंटर, हाँ, भालू रेस्क्यू सेंटर प्यारे साथी, ठीक है ना। और बात करते हैं 21 नंबर, तो रामसागर धौलपुर में है। केसरबाग ये भी धौलपुर में है। और एक और है वन विहार धौलपुर में है। यहाँ पर सांबर और सारस देखे जाते हैं। ताल छापर चूरू में काले हिरण यहाँ पर हैं, ठीक है ना। मोती यानी मोचिया घास, कौन सी? मोचिया घास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और कुरंजा पक्षी यहाँ है, जो जोधपुर का शुभंकर है, कुरंजा पक्षी, ठीक है ना। शुभंकर है, कुरंजा पक्षी किसका? जोधपुर का है, ठीक है ना। बात करते हैं सज्जनगढ़ उदयपुर वाला, तो राज्य का दूसरा जैविक उद्यान है। कौन सा है? राज्य का दूसरा जैविक उद्यान है, ठीक है ना। टाइगर झील। और जैविक उद्यान कितने? 4 है। कितने जी प्यारे साथी? 4 है। तो पहला है नाहरगढ़ जयपुर वाला, सज्जनगढ़ उदयपुर वाला, अभेड़ा कोटा और माचिया सफारी जो जोधपुर में है, ठीक है ना। कितने हैं? 4 जैविक उद्यान है, नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, अभेड़ा कोटा, माचिया जोधपुर। कौन सा? माचिया जोधपुर, ठीक है ना। और सबसे छोटा है कौन सा? 2013 बना था। सर इसका लगभग 4-5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो अलवर में ये। तो प्यारे साथी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया सैल्यूट। और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे साथी। थैंक यू।